आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत के बाद दायर बाकी तमाम दरखास्तों पर मरकजी हुकूमत को चारशंबे को नोटिस जारी किया। ताहम उसने इस कानून पर एक तरफा रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने CAA के खिलाफ और हिमायत में दायर दरखास्तों को वसी बेंच के सुपुर्द करने के भी इशारे दिए। गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को होने वाली समाअत के दौरान जिन दरखास्तों पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किए गए थे, उसके बाद दायर दीगर दरखास्तों पर भी मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया गया। समाअत के दौरान मुख्तलिफ दरखास्त गुजारों ने CAA पर रोक लगाने की अदालत से दरखास्त की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वो मरकजी हुकूमत को जवाब का मौका दिए बगैर एक तरफा हुक्म नहीं दे सकते। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि गुज़िश्ता समाअत के बाद 80 से ज़ायद अर्जियां दायर की गई हैं, जिसके जवाब के लिए उन्हें कम से कम 6 हफ्ते का वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने जवाब के लिए सिर्फ 4 हफ्तों का वक्त दिया। मामले की समाअत अब 4 हफ्ते के बाद होगी। So serious, the 144 सारा इंडिया में तो इसका इंडिकेशन क्या हो रहा है? That means matter is very very serious. It reaches every part of the country, every section of the people. Never before we have heard. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अप्रैल से सितंबर के दौरान रियासत में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR पर अमल आवरी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने सरकारी अहकामात का जियो जारी करते हुए जिला कलेक्टर से कहा कि मरदमशुमारी 2021 के लिए अप्रैल से सितंबर के दौरान 45 दिन NPR पर अमल आवरी की तैयारी करें। रियासत भर में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग के दौरान चंद मकामात पर इक्का दुक्का वाक़यात के सिवा मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। चंद मकामात पर पुलिस ने सियासी जमातों के कारकुनों के तसादुम को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया, जबकि बाज़ मकामात पर कांग्रेस, TRS और BJP के कारकुनों के दरमियान झड़पों के वाक़यात पेश आए। इसी तरह चंद एक मकामात पर राय दहिंदों में रुकूमात तकसीम करने वाले अफराद को सियासी जमातों के कारकुनों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। 120 बल्दियात और 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में सुबह 7 बजे से रायदही के अमल का आगाज़ हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासत भर में मजमूई तौर पर 71.37% पोलिंग हुई। 120 म्यूनसिपैलिटीज़ और 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के 49,74,598 राय दहिंदों में से 35,50,483 यानी करीब 71.37% ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा 95.13% पोलिंग पोचमपल्ली में दर्ज हुई, जबकि निज़ामपेट में पोलिंग का सबसे कम तनासुब 39.65% रहा। रियासत के 49 बल्दियात में पोलिंग 80% से ज़्यादा रही, जबकि 3 बल्दियात में ये 50% से कम रही। दोपहर तक पोलिंग के अमल में काफ़ी सुस्त रवि देखी गई। सुबह के औकात में इंतहाई कम तादाद में राय दहिंदे पोलिंग मराकज़ पर देखे गए। दोपहर के बाद राय दही के तनासुब में इजाफा हुआ। बाद सियासी जमातों की जानिब से राय दहिंदों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के वाक़ियत पर दीगर जमातों ने एतराज़ किया, जिसके नतीजे में कई मकामात पर तसादुम के वाक़यात पेश आए। 120 बल्दियात में 6,188 पोलिंग मराकज़ और 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में 1,773 इंतखाबी मराकज़ कायम किए गए थे। रियासत के 2,355 पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी की गई। बाकी पोलिंग मराकज़ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। 1112 पोलिंग मराकज़ के पास माइक्रो ऑब्जर्वर्स राय दही के अमल की निगरानी की गई। सियासी जमातों के अहम कायदीन बशमूल वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अहम शख्सियतों ने अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा किया। शाम 5 बजे तक पोलिंग बूथ पहुँचने वाले राय दहिंदों ने कतार में ठहर कर अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। हर ज़िले में पुलिस की भारी सिक्योरिटी में पोलिंग बॉक्सेस यानी बैलेट बॉक्सेस महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। 25 जनवरी को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के अमल का आगाज़ होगा और उसी दिन नताइज भी जारी कर दिए जाएंगे। इसी दौरान एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना जितेंद्र ने अपने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि रियासत भर में बल्दी इंतखाबात का अमल पुरअमन तौर पर अख्ताम को पहुंचा। मामूली वाक़यात के सिवा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए ताउन करने वाले अवाम का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान
इलेक्शन कमीशन ने सभी एग्जिट पोल्स पर पाबंदी लगा दी है क्योंकि करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए पोलिंग 24 जनवरी को होनी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डबीरपुरा वार्ड के ज़मनी इंतखाबात में सिर्फ 27% वोटर्स ने रायदही में हिस्सा लिया। डिवीजन में वाक़ 66 पोलिंग बूथ पर पोलिंग की रफ्तार सुबह से ही सुस्त रही। यहां अहम मुकाबला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मीर बासित अली, कांग्रेस के मिर्ज़ा अस्कर अली बेग और टीआरएस के उम्मीदवार रजा अली मिर्ज़ा के बीच रहा। डबीरपुरा वार्ड में पोलिंग के दौरान INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी ने उम्मीदवारों और पुलिस अफसरान से बातचीत की। 4,500 चेंज है कुछ। और पोलिंग का क्या हाल है मॉर्निंग से? नहीं सब अब तो पीसफुल चल रहा। कोई बोगसिंग कंप्लेन वगैरह? नहीं कुछ अभी तक कुछ नहीं है, पीसफुल कंप्लेन नहीं करा अभी कोई नहीं करा, पीसफुल चल रहा ये तो। थैंक यू। तो बेहतर था, बहुत हालात अच्छे थे, यानी 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी। उसके बाद से कुछ बोगसिंग होने लगी है यहाँ पे, जो मैं कंप्लेंट किया हूँ हमारे मीडिया को भी, हमारे इब्राहिम भाई भी और उच्चा कोंडा को भी फ़ोन मारा हूँ मैं। वो आने के बाद 6 औरतें घटे हैं यहाँ पे ये सक्सेस स्कूल में, तो फिर उनको अरेस्ट करके बालापुर PS को लेकर गए। तो वही मैं इसकी जांच होना, जो औरतों को जो लाए और कौन बोगसिंग कर रहा। और कई वोटर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर भी आ रहे हैं, आने के बाद जब अंदर जा रहे हैं कि हमारा वोट पड़ गया हो रहे हैं, तो कई यानी ज़ईफ़ औरतें, माजूर लोग हैं, उनके वोट पड़ जा रहे हैं, यानी आने से पहले वोट पड़ जा रहे हैं। इसकी जांच होना चाहिए अभी साहब। तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन तो देखा जाता है ना? बार पुलिस को हम आज से 6-7 दिन पहले कंप्लेंट किए थे कि एक लेडीज़ कांस्टेबल को लगा बोल के, जो म्यूनसिपल में भी कंप्लेंट किया था हमें और बालापुर PS में भी किया था कि लेडीज़ कांस्टेबल को लगा के उनके चेहरे देखकर वोट डालिए बोल के। उसके बावजूद भी वो नहीं रखे, लेकिन काम वही हो रहा। पुलिस थोड़ी सी लापरवाही, हम पुलिस का पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, तो थोड़ी सा फिर अब थोड़ा सा SI साहब आए, आकर थोड़ा सा हमको कॉपरेट करे हो, यानी चेहरे देखकर छोड़िए, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ 32 साल से करीब हूँ, लेकिन यहाँ वोट डालने हम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ मसाइल बहुत है। ना तो यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही रोड है सही तरीक़े से। पूरे कुत्तापेट ग्राम पंचायत में या कुत्तापेट एरिया में कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। पानी बहता रहता है, रोड में लोगों को चलने का मुश्किल है, और ना ही कभी कोई सफाई का इंतज़ाम है, ना लाइटिंग का सही सिस्टम है। सब ये इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लमें हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन अभी तक हम 2005 से अभी लिख रहे हैं। इवन यहाँ तक कि सविता इंदिरा रेड्डी को भी लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, लेकिन कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। कौन ये लोग ये पोलिंग बूथों में सता रहे हमारे को। कौन रोक रहे हैं? अंदर कौन रोक रहे? ये इधर 3 नंबर वाले अंदर बात करो। विश्वनाथ रेड्डी साहब, यहाँ पर 6 बूथ है, मॉर्निंग से क्या हाल है, पोजीशन क्या है? हाँ, मॉर्निंग से अच्छा है। 6 बजे से 6:30 से शुरू हो गया है। इधर का लोग भी अच्छा पोलिंग चल रहा है, पीसफुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे लोग आके अच्छा अपना वोट डाल के जा रहा। बोगसिंग की कंप्लेंट्स? कुछ वोटर ID कार्ड फेथ कार्ड बना के लाया, 2-4 कार्ड पकड़ के हम लोग भेज दिया उनको। ये इन्फॉर्मेशन है 6 लेडीज़ को जो है PS में रखा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहे। कुछ अनसाउंड पर्सन को, अनएजुकेटेड को कुछ कार्ड बना के दिया था, उनको हम कार्ड हैंड करके उनको भेज दिया। आपके बालापुर PS में कितने पोलिंग स्टेशन हैं? उसके बारे में बाहर से ड्यूटी करने के लिए, उसके बारे में क्लियर नहीं मालूम है मेरे को। ओके, थैंक यू सर। बंदलागुड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 22 वार्ड के बूथ नंबर 78 में ईश्वरैया नामी खातून वोट डालने के लिए गई, लेकिन वो उस वक्त हैरान हो गई जब उनको दिए गए बैलेट पेपर पर पहले ही से कार के निशान पर मुहर लगी हुई थी। इस खातून ने एतराज़ किया तो वहां पर मौजूद अमले ने ज़बरदस्ती वोट डालने पर मजबूर कर दिया। ईश्वरैया ने कहा कि उनका वोट ज़ाया हो गया है, इख्तिदार की आड़ में इस तरह की जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। इस वाक़े पर आला ओहदेदार और अदालत इसका नोट लेते हुए कार्रवाई करे। హ్యావ్ రైట్ టు ఓట్. మేము ఓట్ వేయడానికి వచ్చినాం. ఇంకా మేము లైక్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అంటే మాకి ఉంటుంది కదా, ఇంకా మేము కాలేజ్లో తీసుకొని వచ్చి ఓట్ వేయడం ఎందుకు, అదేదో వాళ్ళే వేసుకోవచ్చు కదా. ఏ గుర్తు మీద ఉందమ్మా? కార్ గుర్తు మీద. అది ఎక్కడైనా ఉండండి, ఎవరైనా సరే పేపర్ మీద సెకండ్ దాని మీద ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. ఎవరికైనా అది కరెక్ట్ కాదు.
అడుగుతుంటే కూడా అక్కడ ఏం కాదు వేసేయండి, మీరు ఏం కాదు వేసేయండి అని ఫోర్స్ఫుల్ గా ఏం చేశారు మాతోని. అసలు బయటికి వచ్చి అడగడానికి ఇవ్వడానికి టైం కూడా ఇవ్వలేరు అసలు మమ్మల్ని. 1 मुल्क में पहली बार वोटर के चेहरे की जांच का तजुर्बा शुरू किया गया है। फर्जी वोटर्स पर काबू पाने के लिए ये ऐप शुरू किया गया है। फेस रिकग्निशन ऐप का कोमपल्ली के 10 पोलिंग मराकज़ पर तजुर्बाती तौर पर इस्तेमाल किया गया। वोटर जब वोट डालने आते हैं उनके चेहरे की जांच की जाती है। जिले बोधन में कांग्रेस और टीआरएस उम्मीदवारों के दरमियान झड़प हुई। टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद इमरान शरीफ ने एक खातून की जानिब से बोगस वोट डालने की कोशिश पर मुजाहमत करने की कोशिश की, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार मीर इलियास ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान इलियास ने इमरान की नाक और उंगलियों को कतर दिया, जिसके नतीजे में इमरान का काफ़ी खून बह गया। टीआरएस कारकुनों ने इमरान को अस्पताल पहुंचाया और उनकी मरहम पट्टी करवाई। पुलिस ने मुतासरा शख्स की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पोलिंग कल यानी जुमे को मुनक़िद होगी। रियासती हाईकोर्ट के अहकाम से करीमनगर कॉरपोरेशन के इंतखाबी अमल को रियासत के दीगर बल्दियात और कॉरपोरेशन के बाद शुरू किया गया था। इसलिए वहां 24 जनवरी को रायदही मुकर्रर की गई है। आज शाम 5 बजे करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। 7 रुकनी कॉरपोरेशन में पर्चे नामजदगी के वक्त 2 डिवीजन्स में टीआरएस के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। इसी तरह जुमे के दिन 58 डिवीजन्स में पोलिंग होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी दौरान कमिश्नर करीमनगर पुलिस कमला सेन रेड्डी ने सियासी जमातों और आवाम से ख्वाहिश की है कि वो सोशल मीडिया पर आने वाले फर्जी वीडियोस पर यकीन ना रखें। शहर में हालात इंतहाई पुरअमन हैं। उन्होंने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय पर शहर के किसान नगर में पथराव किए जाने से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो को गलत करार दिया और कहा कि इस सिलसिले में डी कलियान नामी एक नौजवान ने करीमनगर में कशीदगी पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह का फर्जी वीडियो पेश किया था। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इंतखाबी अमल के आगाज़ से लेकर मुहिम के अख्तिताम तक करीमनगर कॉरपोरेशन में सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि शहर में अमन को बिगाड़ने के लिए चंद शरपसंद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीआरएस पार्टी ने बल्दी इंतखाबात में 90% नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। पोलिंग के अख्तिताम के बाद तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी व गवर्नमेंट विप पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली मरतबा रियासत में बल्दी इंतखाबात पुरअमन तौर पर अख्तिताम को पहुंचे। उन्होंने कहा कि इत्तलात के मुताबिक बल्दी इंतखाबात में 80% पोलिंग हुई। नए बल्दियात और कॉरपोरेशनों में अवाम ने रायदही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अवाम के जोश व खरोश को देखने से ऐसा महसूस होता है कि 90% नशिस्तों पर टीआरएस कामयाबी हासिल करेगी। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि नतायज जारी होने के बाद अपोजिशन जमातों को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में होने वाले हर इंतखाबात में अवाम टीआरएस को ही कामयाबी दिलाते आ रहे हैं और बल्दी इंतखाबात में भी अवाम टीआरएस के हक़ में वोट दिया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें बल्दी इंतखाबात में भी अवाम की नब्ज़ जानने में नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के काम और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की कारकर्दगी ही बल्दी इंतखाबात के नतायज होंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें मुनासिब उम्मीदवारों के इंतखाब में नाकाम हो गई। राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर करते हुए उन्होंने फिर एक मरतबा टीआरएस पर मुकम्मल एतमाद करते हुए वोट देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। అది శాసనసభ ఎన్నికలైనా పార్లమెంట్ ఎన్నికలైనా లోకల్ బాడీస్ ఎన్నికలైనా అన్ని ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజలు చాలా ఉత్సాహంగా 80% పైన ఓటింగ్ అనేది జరిగింది. నేడు జరిగిన పట్టణ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన మున్సిపాలిటీస్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా ఇప్పటికీ అందిన సమాచారం మేరకు దరిదాపుగా 75 నుండి 80% వరకు ప్రజలు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నట్టు తెలుస్తున్నది. కొత్తగా ఏర్పడిన మున్సిపాలిటీస్లను అయితే దరిదాపుగా 80% పైన ఓటర్స్ క్యూలు కట్టి ఓట్లేయడం అనేది చాలా హర్షణీయం. చాలా ప్రశాంతంగా ఉత్సాహంగా
ఎన్నికల్లో పాల్గొన్న ప్రజలందరికీ కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ ఎన్నికలకు గత 2 వారాల నుండి శ్రమ కోర్చి కృషి చేసిన तेलंगाना में पिरामल ग्रुप 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा. डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान अजय पिरामल ने फैसला किया कि आइंदा 3 साल के लिए तेलंगाना में पिरामल ग्रुप 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा. इस सरमायाकारी से तेलंगाना में पिरामल ग्रुप 1400 मुलाजिमीन के अलावा राष्ट्र मुलाजिमत के लिए 600 अफराद को रोजगार फराहम करेगा. आइंदा माह पिरामल ग्रुप के नुमाइंदे तेलंगाना का दौरा करेंगे. इस मौके पर वजीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों को देखते हुए ग्रुप ने सरमायाकारी करने के लिए पेशकश की है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए दीगर रियासतों के यूनिट को हैदराबाद मुंतकिल करने पर पिरामल ग्रुप गौर कर रहा है. SIO तेलंगाना ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद की तुलबा की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज पर हैदराबाद पुलिस की हरासानी पर बरहमी जाहिर की है. रियासती सदर SIO डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन ने इंतजामिया पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के तुलबा का एहतजाज मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हो रही जद्दोजहद के लिए मशले रहा है, जिसको इंतजामिया बिलखुसूस इदारे के प्रिंसिपल और पुलिस की जानिब से दबाने की कोशिशें की जा रही हैं. बिलखुसूस हैदराबाद पुलिस का कैंपस में घुसकर तुलबा को धमकाना और हरासा करना एक इंतहाई शर्मनाक फेल है और जिस तरह पुरअमन तुलबा के खिलाफ मुख्तलिफ मामला दर्ज करने का इंतबाह दिया गया है वो काबिल मजम्मत है. डॉक्टर तलहा ने कहा कि निज़ामिया कॉलेज हो या कोई और इदारा तुलबा को दस्तूरी तौर पर अता करदा हक एहतजाज को हड़प करने की कोशिश करना दरअसल जमहूरियत की बुनियादों पर वार करना है. पुरअमन तुलबा पर पुलिस की ज़्यादतियाँ और इंतज़ामिया का दबाव बनाने की कोशिश करना नाकाबिल कबूल है. आंध्र प्रदेश असेंबली के खुसूसी सेशन के दौरान आज राइतू भरोसा सेंटर्स पर मुबाहिस के दौरान तेलुगुदेशम के अरकान ने शोरगुल जारी रखा. स्पीकर तमिनेनी सीताराम ने अपोजिशन अरकान से मुतवातिर अपीलें की कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं. इसके बावजूद अपोजिशन के अरकान असेंबली ने स्पीकर के पोडियम को घेर लिया और उनके करीब तक पहुंच गए. असेंबली सेशन के तीसरे दिन आज सूरत हाल एक मरहले पर इंतहाई बेकाबू हो गई थी. इस मरहले पर कायदीन ऐवान और चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने स्पीकर पर जोर दिया कि वो मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात का आदा ना होने के लिए अपोजिशन अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन के अरकान असेंबली की तादाद हालांकि इंतहाई कम है, उसके बावजूद वह ऐवान की कार्रवाई में मुसलसिल खलल पैदा कर रहे हैं जो जमहूरियत की अहानत के मुतरादिफ है. उन्होंने कहा कि ऐवान में 151 अरकान खामोशी के साथ बैठे हैं और वो कार्रवाई की समाअत कर रहे हैं. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन अरकान ने कुर्सी सदारत का भी लिहाज नहीं रखा. मरकजी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर की हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की यूनिट हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स को बंद करने और मुलाजमीन को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देने को मंजूरी दे दी. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने आज ये फैसला लिया. इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन और क्लोरो डाईफ्लोरोमीथीन बनाने वाली हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स में पैदावार पहले ही बंद हो चुकी है. इसका वाहिद प्लांट तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले में है. उन्होंने बताया कि कंपनी में अभी सिर्फ 88 मुलाजिम हैं जिनके VRS पर 77 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. उन्हें 120 दिन के अंदर बकाया तनख्वाह और दीगर रकम की अदायगी कर दी जाएगी. फिलहाल ये रकम बगैर सूद के मरकजी हुकूमत देगी, जिसके लिए काबीना ने आज मंजूरी दे दी है. ये रकम कंपनी के असासे फ़रोख्त करके हासिल की जाएगी. अगर असासे फ़रोख्त करने के बावजूद खर्च की वसूली नहीं हो पाती है तो बाकी खर्च माफ़ कर दिया जाएगा. कंपनी माली साल 2013-14 से मुसलसिल खसारे में है. इसे 31 मार्च 2019 तक 62 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और उसका नेट वर्थ 43 करोड़ रुपए मनफी है. एक और महत्वपूर्ण फैसले में ओबीसी कमीशन को और 6 महीने की जुलाई अंत तक मुदत देने का फैसला हुआ. देश में जो इतने ज्यादा
आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से जो वंचित है, ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उसमें भी अनेक तरह की स्थिति है। कुछ ऐसे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है कि जिनको न्याय मिलता नहीं आरक्षण का भी। तो ये सब कैटेगराइजेशन करना नहीं करना, कैसे करना, इसके लिए ओबीसी कमीशन बना है। और इसमें अभी एक काम और भी पिछली बार जोड़ा था कि कास्ट के नाम में ब्रिटिश सत्ता के कारण, अंग्रेजों के राज के कारण बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हर राज्य में वो जाति के नाम से भी आए। जैसे धनगढ़ है तो डी है, महाराष्ट्र में आर है धनगढ़। तो ये अलग अलग है और उसी स्पेलिंग के कारण भी ये एनोमलीज है, लेकिन ये भी बनी रही। तो इसके लिए ओबीसी को न्याय देने के लिए, क्योंकि ये सरकार जो भी वंचित, जो भी दुर्बल, जिसको अवसर नहीं मिला उसको अवसर देने के लिए कटिबद्ध है। और इसलिए ओबीसी कमीशन एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जो वंचितों में जो अति वंचित है उनको न्याय कैसे मिले उसके लिए सिफारिश करेगा। उस ओबीसी कमीशन को दिया है जुलाई अंत तक समय। मुल्क की माशी हालत इंतहाई ख़राब है और ये मज़ीद बदतर होती जा रही है। कई सरकारी बैंकों का भी बुरा हाल है। वहीं हुकूमत की मिल्कियत वाली बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC भी बुरे दौर से गुजर रही है। LIC पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि 5 साल में कंपनी का NPA दुगना हो गया है। LIC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 30 सितंबर 2019 तक कुल 30,000 करोड़ रुपए का मजमूई NPA है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2019 में LIC का मजमूई NPA 6.10% रहा, जो गुज़िश्ता 5 सालों में तकरीबन दुगना हो गया। इससे पहले LIC ने हमेशा 1.5 से 2% के दरमियान ही मजमूई NPA बनाए रखा था। LIC से कई बड़ी कंपनियों ने पैसा लिया है, लेकिन उसे अभी तक वापस नहीं किया। इसका नतीजा है कि LIC का NPA 5 साल में दुगना हो गया। बकायदार कंपनियों में डेक्कन क्रॉनिकल, SR पोर्ट गैमन, IL&FS, भूषण पावर, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, एमटेक ऑटो, ABG शिपयार्ड, यूनिटेक, GVK पावर और GTL वगैरह शामिल हैं। LIC इन कंपनियों में टर्म लोन और गैर मुतबादिल डिबेंचर के जरिए सरमाकारी करती थी। LIC के पास कुल 36 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की कुल मिल्कियत है और कई बड़ी प्राइवेट कंपनियों में उसकी शिराकतदारी है। हमेशा मुनाफे में रहने वाली इस कंपनी का अब इन पैसों के मिलने की उम्मीद बहुत ही कम रह गई है। LIC ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि इन डिफ़ॉल्ट मामलों में से कई ऐसे हैं जिनसे बहुत कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। बैड लोन का ज़्यादा हिस्सा रिवायती बिजनेस से जुड़ा है। LIC की रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 करोड़ रुपए का बैड लोन उन्हीं कंपनियों पर है। पेंशन बिजनेस से जुड़ी कंपनियों पर 5,000 करोड़, जबकि यूनिट लिंक्ड बिजनेस से जुड़ी कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके बावजूद LIC जीवन बीमा कारोबार में बाकी कंपनियों पर अपनी लीड बनाए हुए है। आदाद और शुमार के मुताबिक पहले साल के प्रीमियम में LIC की हिस्सेदारी बाजार में 2/3 हिस्से पर है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC को नुकसान पहुंचा रही है और उससे आवाम का इससे भरोसा उठ जाएगा। राहुल गांधी ने चाशुम्बे के रोज़ ट्वीट किया कि LIC पर आवाम का भरोसा है, लिहाजा करोड़ों ईमानदार आवाम इसमें सरमायाकारी करते हैं। मोदी हुकूमत आवाम के मुस्तकबिल को जोखम में डालकर LIC को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे आवाम का इससे भरोसा उठ रहा है। सामने आने वाले इस तरह की सरगर्मियों से आवाम में घबराहट पैदा होती है, जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की जिसमें कहा गया है कि 5 साल के दौरान LIC का गैर फ़ाल असासा ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट 30,000 करोड़ हो गया है और सूरत हाल इस बैंक से भी ख़राब हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत की निगरानी में बैंकों में मुसलसिल घपले हो रहे हैं और कर्ज नहीं लौटाने वाले इख्तिदार से करीब लोगों को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। कांग्रेस तर्जुमान जे वीर शेरगिल ने चाशुम्बे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में
मीडिया से बात करते हुए कहा कि ताज़ा मामले में फ्रॉस्ट इंटरनेशनल कंपनी में बैंकों से 3,600 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर घपला किया है। मरकजी जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मंगल को कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और उसके अफसरान के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस घपले को हुकूमत की निगरानी में अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने सवाल किया कि बैंकों से कर्ज लेने वाली इस कंपनी को किस बुनियाद पर और किसके कहने पर उसकी अहलियत से ज़्यादा कर्ज दिया गया, उसके बारे में हुकूमत को बताना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि जब बैंक फ्रॉड की इतला मिल रही थी तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में किसके कहने पर ढील दी जा रही है। कई मीडिया के साथियों ने प्रश्न उठाया कि जब अभी तक फैसला नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी जब निर्णय ही नहीं हुआ आवाज या प्रश्न क्यों उठा रही है। कहा जाता है कि अगर चोर दिख जाए या चोरी होती दिख जाए और अगर आप वक्त पे शोर मचा दो और बत्ती ऑन कर दो तो कई बार चोरी पकड़ी जाती है या चोर भाग जाता है। यह उदाहरण है, मैं किसी पे लागू नहीं कर रहा। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेस वार्ता के बाद जहां स्पष्ट प्रश्न उठाए गए, आज हम देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को बधाई देते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के दबाव में ना आकर, राजनीतिक दबाव में ना आकर अडानी डिफेंस जॉइंट वेंचर की जो रिक्वेस्ट थी उसको नहीं कबूला। हम श्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देते हैं कि उनपे पीएमओ का दबाव जरूर होगा कि इंडियन नेवी का फैसला कि अडानी डिफेंस जॉइंट वेंचर को नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए वो ठीक है, उस पे अडानी डिफेंस को नहीं थोपा जाइए, उस फैसले को उन्होंने माना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनाथ सिंह जी को मुबारकबाद देती है कि उन्होंने देश हित को दोस्त हित के ऊपर रखा, राष्ट्रवाद को पूंजीवाद के ऊपर रखा। अडानी डिफेंस को सबमरीन का 45,000 करोड़ का ठेका ना मिलने का श्रेय, क्रेडिट श्री राजनाथ सिंह को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाता है, जिन्होंने इस देश हित में एक सच्चे पहरेदार की तरह एन मौके पे प्रश्न उठाए और आवाज उठाई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस congratulates the defense minister Shri Rajnath Singh for not awarding the contract of project 75I of 6 submarines worth 45,000 crores to वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के चैलेंज पर कोई तबसरा किए बगैर कहा कि अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो क्या अमित शाह बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है और उनकी हुकूमत मुल्क की मईशत पर तवज्जो देने के बजाय मुल्क के अवाम को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिश क्यों कर रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज दार्जिलिंग में शहरियत तरमीमी एक्ट मुखालिफ रैली की क़यादत की। वज़ीर आला ने पहाड़ी शहरियों को यकीन दिलाते हुए कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी और वो पहाड़ी अवाम के शाना बशाना खड़ी हुई हैं। मरकज़ी हुकूमत की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अब वज़ीर आज़म हमारे वोटों से हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आज हमें आज़ादी से बात करने की इजाज़त है। वज़ीर आला ने कहा कि जब तक ये काला कानून मनसूख नहीं हो जाता उस वक्त तक उनकी तहरीक जारी रहेगी। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि तरक्याती एजेंडे के बगैर भारतीय जनता पार्टी मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। कलकत्ता लिटरेरी मीट में तबादला ख्याल करते हुए शशि थरूर ने कहा कि असल में हुक्मरान जमाती टुकड़े टुकड़े गैंग है जो मुल्क को मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उनके पास कोई भी तरक्याती एजेंडा नहीं है। हुक्मरान जमात की हकीकत खुलकर सामने आ गई है कि वो मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात ब्रिटिश पॉलिसी पर गामजन है जो अवाम को तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग का लफ्ज़ अपोजिशन जमातों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी पाकिस्तान की मुखालिफत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का आइन सेकुलर दस्तूर रहेगा और मज़हब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं बरती जाएगी। थरूर ने कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर में बराबरी और मौक़े सबों को इकसाम फराहम की गई हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर मज़हब की बुनियाद पर शहरियत के हक़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहली मरतबा शहरियत के लिए मज़हब को बुनियाद बनाया जा रहा है। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को शहरियत की बात की जा रही है और इसमें मुसलमानों को बाहर कर दिया गया है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।